बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में OH लगा है, OH के पास लोन पेयर है। हमने कहा था कोई भी एटम अगर उस एटम के पास लोन पेयर है, फर्स्ट कनेक्टेड एटम के पास लोन पेयर है, तो इसका इफेक्ट होगा +m, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। और जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम कहेंगे आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब एक बार है सिर्फ बेंजीन रिंग जिसपे कुछ भी नहीं लगा है, ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग, और एक है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये -m वाला ग्रुप है। अब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बेंजल्डिहाइड रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो वो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और अगर कोई ग्रुप -m इफेक्ट लगाता है तो वो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इसका एक मतलब ये है कि मेटा पोजीशन दोनों में अनअफेक्टेड है, मेटा पोजीशन में दोनों में कोई चेंज नहीं आता। मेजोमेरिक के कारण मेटा पोजीशन अनअफेक्टेड है, कोई भी चेंज नहीं आया। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ी है, अगर हम बेंजीन न्यूक्लियस की बात करें तो बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बेंजीन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, और अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है तो बेंजीन से कौन कंबाइन होगा? इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कहां पे जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब आप खुद सोचिए, फिनॉल में, बेंजीन में और बेंजल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर मैक्सिमम है? फिनॉल पे, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन का जो रेट होगा, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन का रेट देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट देखेंगे, तो सबसे ज्यादा फिनॉल में होगा, फिर बेंजीन में और फिर बेंजल्डिहाइड में। क्लियर है क्या यहां तक? ये हमने लास्ट क्लास में यहां तक देख लिया था। बस ये समझिएगा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस देखें तो सबसे ज्यादा फिनॉल, यानी जब +m ग्रुप लगा है, फिर जब कुछ नहीं लगा है इसको रेफरेंस मान सकते हैं, कोई भी ग्रुप डोनेटिंग विड्रॉइंग नहीं लगा है, और जो सबसे कम होगा वो बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जरूरी नहीं है कि 2 ग्रुप इक्वली इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो मोर डोनेटिंग है और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो लेस डोनेटिंग है। ठीक है, जैसे इंडक्टिव में हमने देखा था, अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, +i शो करता है, तो कुछ ऐसे हैं जिनका +i कम है, कुछ का +i ज्यादा है। ऐसे विड्रॉइंग में कुछ का -i ज्यादा है, कुछ का -i कम है। वैसे मेजोमेरिक में भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनका +m ज्यादा है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनका मेजोमेरिक इफेक्ट कम है। इसका एक सीक्वेंस देखते हैं, कुछ ग्रुप्स का एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH2 नेगेटिव है, NH नेगेटिव है और O नेगेटिव है, इन तीनों में अगर हमें देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर किसका सबसे ज्यादा होगा, तो बताइए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एक बार आप लोग लिख के बताएं जरा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। अब ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी लोन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखेगा। और अगर लोन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसकी लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी कम है। और इसीलिए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर CH2 नेगेटिव होगा, देन NH नेगेटिव एंड देन O नेगेटिव। सिमिलरली अगर हमारे पास एक O नेगेटिव हो और एक OH हो, ठीक है, अब देखिए O नेगेटिव है और OH है, और यहां पे हमें देखना है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है। तो बताइए OH और O नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन रिच कौन ज्यादा होगा? अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है या डिफिशियंट है? एक बार बताइए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है या डिफिशियंट? रिच है।
तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच है या डिफिशियंट है? ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो रिच है या डिफिशियंट? रिच। और इसीलिए ओ निगेटिव का डोनेटिंग बिहेवियर OH से ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक NH निगेटिव हो और एक NH2 हो, तो अगेन NH निगेटिव निगेटिवली चार्ज है, NH2 न्यूट्रल है, तो जो निगेटिव चार्ज होगा उसका डोनेटिंग बिहेवियर न्यूट्रल से ज्यादा होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक OH है और एक OCOCH3 है, अब इन दोनों में देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर किसका ज्यादा है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बेंजीन रिंग से दोनों को जोड़ देता हूं, एक बार मैंने बेंजीन रिंग से OH को जोड़ दिया, ये इस तरह से, ठीक है, और एक बार बेंजीन रिंग से OCOCH3 को जोड़ दिया, दोनों जुड़ गए। एक बार OH जोड़ दिया, एक बार OCOCH3। अब यहां पे ये जो लोन पेयर थे, इनके पास केवल एक चॉइस है कि रिंग में चले जाएं, लेकिन यहां पर इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, अब इस लोन पेयर के पास दो चॉइस है। ये रिंग में भी जा सकता है, ये रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, और इसके पास एक दूसरी चॉइस है कि ये लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ भी चला जाए। अब ध्यान से देखिए, अगर ऑक्सीजन रिंग में गया, अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में गया, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और अगर रिंग में ना जाकर के C डबल बॉन्ड OCH3 में चला गया, तो फिर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा, राइट। तो किसी भी ग्रुप का जो प्लासम इफेक्ट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बेंजीन रिंग को कितने इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पर अगर किसी ग्रुप में खुद में रेजोनेंस होने लगे, अगर किसी ग्रुप में इंटरनल रेजोनेंस होने लगे, तो किसी एक्सटर्नल ग्रुप को उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब आप बताइए, OH या OCOCH3 में आपको कौन लगता है कि ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, OH या OCOCH3? OH। OCOCH3 कम क्यों इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि यहां पे जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था, यहां पर जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था, यहां पर केवल रिंग में जा रहा था, और यहां पर रिंग में ना जाकर के OCOCH3 में चला गया। तो अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी भी नहीं, तो उसका प्लस इफेक्ट कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, OH और OCH3 में OH का प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा। या ऐसा कहें कि अगर किसी भी ग्रुप में इंटरनल रेजोनेंस होता है, तो एक्सटर्नल रेजोनेंस से उसकी वजह जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमारे पास एक NH2 है, ठीक है, ध्यान से देखिए, NH2 है और दूसरा NHCOCH3 है। अच्छा, यहां पे एक बात और भी है, यहां पर अगर इस ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में गया, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आएगा, और अगर ये लोन पेयर यहां पे गया C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन पे आएगा। अब आप बताइए, नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? लिख के बताएं सभी लोग, नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल बनेगा? ऑक्सीजन पे। तो अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है, तो लोन पेयर कहां जाना प्रेफर करेगा, रिंग में या C डबल बॉन्ड O में? रिंग में या ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन पे। तो भैया जब रिंग में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी भी नहीं, और इसीलिए OH का प्लस M OCOCH3 से ज्यादा होगा, राइट। चलिए NH2 और NHCOCH3 में देखें, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पे NH2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो केवल रिंग में जाएगा, लेकिन जो NHCOCH3 का इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के अलावा कार्बोनाइल ग्रुप में चला जाएगा। इसमें इंटरनल रेजोनेंस है, और जब भी किसी ग्रुप में इंटरनल रेजोनेंस होगा, अगर किसी भी ग्रुप में इंटरनल रेजोनेंस होगा, तो उसकी एक्सटर्नल सिस्टम से रेजोनेंस करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में?
क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है NO2 N, ये है NO2, ये है CN और ये है CHO। ठीक है ना, NO2 CN और CHO एल्डिहाइड ऐसा बना देते हैं, C डबल बॉन्ड O H। NO2 CN और CHO। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये X डबल बॉन्ड Y पोलर पाई बॉन्ड है, और जब पोलर पाई बॉन्ड होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। यहां पे देखिए साइनाइड में नाइट्रोजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, और यहां पर भी सेम कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब आप खुद सोचिएगा, अगर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस या डिफिशियंसी, बताइए जरा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की रिच या डिफिशियंट? डिफिशियंट। और अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से, राइट। अब देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और एक बार कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर नाइट्रोजन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या चाहिए कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को न्यूट्रलाइज करे, कहीं ना कहीं से वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा अनस्टेबल है? नाइट्रोजन पे मोर नाइट्रोजन पे ज्यादा अनस्टेबल है या कार्बन पे? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनों की भूख सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन को सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज होना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए माइनस एम इफेक्ट NO2 का ज्यादा होगा। अब यहाँ से हम माइनस एम की सीरीज ले रहे हैं, माइनस एम ले वाला है ये, NO2 सबसे ज्यादा खींचेगा। फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब आप सोचिए कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या sp2? बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp वाला या sp2 वाला? sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस। तो अगर sp2 वाला ज्यादा अच्छा sp या sp2 कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो यहां पर जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए साइनाइड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर CHO से ज्यादा होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, ये 4 ग्रुप ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। CHO है एल्डिहाइड, COCH3 है कीटोन, COOR एस्टर और CONH2 अमाइड। इन चारों को एक साथ कंपेयर करते हैं ना कि इन चारों में किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर ज्यादा है। एक बात देखिए कॉमन है सभी में, यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, एंड दे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। अब एक बात यहां पे समझने वाली है, जिस कार्बन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस कार्बन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा। अगर किसी तरीके से इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर कम हो जाएगा या बिल्कुल विड्रॉइंग बिहेवियर भी खत्म हो जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। अब देखिए यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन लगा है, ना डोनेट करता ना विड्रॉ करता, कुछ भी नहीं करता, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ना विड्रॉ कर रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना,
पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, जब पॉजिटिव चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर भी कम हो जाएगा। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड मोर विड्रॉइंग है देन कीटोन। अब यहां पे देखिए, यहां पे ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन एक तो माइनस आई लगाएगा और माइनस आई के कारण यहां पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। दूसरा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम भी लगाएगा, है ना। अब बताइए, माइनस आई के कारण चार्ज को बढ़ा रहा है, प्लस एम के कारण चार्ज को कम कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है, इंडक्टिव या मेजोमेरिक? ज्यादा कौन इफेक्टिव होगा? मेजोमेरिक। माइनस आई के कारण बढ़ा रहा है तो प्लस एम के कारण कम कर रहा है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है कि कम हुआ है? पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया या घट गया? ओवरऑल बताइए जरा, क्या हुआ है? कम हो गया। और जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो विड्रॉइंग बिहेवियर भी कम हो जाएगा, इसीलिए माइनस एम इसका और कम हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाले में अगर हम देखें तो यहां पे है NH2। अब NH2 जो है, इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो OR से भी ज्यादा होगा। भाई नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जब ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बहुत कम बचेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज ही नहीं बचेगा तो विड्रॉइंग बिहेवियर भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए एल्डिहाइड मोर विड्रॉइंग देन कीटोन देन एस्टर। एस्टर और एसिड लगभग एक जैसे, और एमाइड का माइनस एम इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा। पास हेलोजेंस हैं FCl, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, FCl, Br और I, इनमें सबके पास लोन पेयर है ना, सबके पास 3-3 लोन पेयर हैं। तो दो चीजें क्लियर हैं, एक तो सबके पास लोन पेयर है और जिसके पास लोन पेयर होता है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। दूसरी बात, ये सभी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ये माइनस आई शो करेंगे। अब अगर हम इनका केवल माइनस आई इफेक्ट देखें, अगर हम केवल माइनस आई कंसीडर करें, ओनली माइनस आई, तो FCl Br में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है F, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो अगर हम इनका केवल माइनस आई देखें तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। अब अगर हम इनका केवल प्लस एम देखें, अगर हम प्लस एम, ओनली प्लस एम देखें कि प्लस एम किसका ज्यादा है ना, अगर हम ये देखें कि इनमें रेजोनेंस कौन ज्यादा करेगा, तो FCl Br में FCl Br और I में देखो रेजोनेंस में क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे F लगा है ना। तो जब फ्लोरीन का यहां पे 2p ऑर्बिटल है, रेजोनेंस कैसे होता है, ये इस तरह से कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या होगा, ड्यूरिंग रेजोनेंस ये लोन पेयर यहां जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, इस तरह से रेजोनेंस होगा फ्लोरीन में। और अगर यहां पे आयोडीन होता, CH2 डबल बॉन्ड CH, आयोडीन का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता, ये इसको ऐसा बना लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और जब I होता तो आयोडीन का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता, यहाँ पे कार्बन का साइज कंपैरेटिवली छोटा है। रीजन ये है कि आयोडीन में इलेक्ट्रॉन 5p में है जबकि यहाँ पे 2p है। तो जब कार्बन होता तो 2p ये पाई बॉन्ड बना है, राइट। फ्लोरीन में अगर देखें तो जो ओवरलैपिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन 2p से 2p में जा रहा है। आयोडीन में अगर देखें तो जो लोन पेयर है वो 2p से कहां पे जा रहा है, 5p पे, यहां पे 2p से 2p में। अब देखो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब होगा, जब फ्लोरीन और कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो या आयोडीन और कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो। आपने सबने एक रूल पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में,
सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग तब होती है जब ऑर्बिटल्स के साइज ऑलमोस्ट सेम हो, क्योंकि यहां पे जो ओवरलैपिंग है वो 2p ओवरलैपिंग है, जबकि यहां पे जो ओवरलैपिंग है 2p 5p, और अगर ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। अब ध्यान सुनिएगा, अगला जो पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान सुनिएगा। हम कह सकते हैं यहां पे कि फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जो माइनस आई के कारण सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है और प्लस एम के कारण सबसे ज्यादा डोनेट भी करता है। माइनस आई कैसा है? खींचने वाला। प्लस एम कैसा है? डोनेट करने वाला। और फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जो जितना माइनस आई के कारण खींचता है प्लस एम के कारण उतना ही डोनेट कर देता है। तो अगर कभी ऐसा हो, ये तो समझाने के लिए लिखा था, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा हो कि जब हमारे पास हेलोजन हो FCl Br और I, और इनमें माइनस आई एंड प्लस एम, माइनस आई और प्लस एम बोथ दोनों लग रहे हो, माइनस आई भी और प्लस एम भी, तो फ्लोरीन एक ऐसा है जिसने जितना डोनेट किया उतना ही विड्रॉ कर लिया, तो नेट इफेक्ट हो गया 0। आयोडीन एक ऐसा है जो माइनस आई तो लगाता है, खींचता तो है, लेकिन ऑर्बिटल के साइज बड़े होने के कारण डोनेट नहीं कर पाता। फ्लोरीन जितना दिया जितना लिया माइनस आई से प्लस एम से उतना दे दिया, 0 इफेक्ट। आयोडीन ले तो रहा है लेकिन प्लस एम के कारण डोनेट बहुत कम कर पाता है, क्योंकि 5p ऑर्बिटल साइज बहुत बड़ा है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। तो ओवरऑल जब माइनस आई और प्लस एम दोनों लगते हैं तो फ्लोरीन तो नहीं देता, लेकिन आयोडीन एक ऐसा है, आयोडीन एक ऐसा है जो खींचता जरूर है। और इसलिए जब माइनस आई और प्लस एम दोनों लगते हैं तो फिर आयोडीन मोस्ट विड्रॉइंग हो जाता है, फिर Br, फिर Cl, फिर F। अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि कभी भी प्लस एम अकेला कभी लगता ही नहीं, अगर प्लस एम लग रहा है तो माइनस आई लगेगा ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। देखिए एरोमेटिसिटी क्या है? अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने ओपन चेन एनालॉग के कंपैरिजन में हाईली स्टेबल है तो हम उसको कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। सो बेसिकली एरोमेटिसिटी रेजोनेंस का ही एक टाइप है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें रेजोनेंस होने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड होती है, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप की एरोमा होती है। कैसी एरोमा, कैसी स्मेल? जैसे नेप्थलीन बॉल में होती है, क्योंकि नेप्थलीन बॉल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। और क्या है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। ठीक है, देखिए कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है बेंजीन, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है हेक्साट्राईइन। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में देखें अगर हम, ठीक है, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल में देखें तो दोनों में कितने, इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? फर्स्ट वाले में बताइए कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 पाई बॉन्ड। यहां पर भी 3 पाई बॉन्ड, दोनों में पाई बॉन्ड इक्वल है। लेकिन जब हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 किलो कैलोरी है। लेकिन जब हम फर्स्ट मॉलिक्यूल बेंजीन के रेजोनेंस एनर्जी देखते हैं तो 36 किलो कैलोरी है। जिससे हमें एक बात क्लियर होती है कि जो बेंजीन का रेजोनेंस है वो नॉर्मल कंपाउंड के रेजोनेंस से डिफरेंट है, राइट। बेंजीन में भी 3 पाई बॉन्ड के कारण रेजोनेंस है, यहां पर भी 3 पाई बॉन्ड के कारण रेजोनेंस है, फिर भी इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ओपन चेन एनालॉग के कंपैरिजन में हाईली स्टेबल हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। लिखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, aromatic compounds are highly stable, aromatic compounds are highly stable compared to, aromatic compounds are highly stable compared to their open chain analog। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अपने ओपन चेन एनालॉग के कंपैरिजन में हाईली स्टेबल हैं, उनको हम कहते हैं
एरोमेटिक कंपाउंड। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अपने ओपन चेन एनालॉग कंपैरिजन में हाईली स्टेबल हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। और कुछ मॉलिक्यूल कैसे हैं जो ओपन चेन एनालॉग के कंपैरिजन में हाईली अनस्टेबल हैं। एंटी एरोमेटिक में लिख लीजिएगा, इफ मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक में लिखिएगा, इफ मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल, if molecule is highly unstable compared to open chain analog, compared to open chain analog, they are anti-aromatic. ओपन चेन एनालॉग कंपैरिजन में हाईली स्टेबल तो एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल तो एंटी एरोमेटिक। जैसे देखिए मैं दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं, एक मॉलिक्यूल है ये, इसमें भी दो पाई बॉन्ड के कारण रेजोनेंस है, और इसमें भी दो पाई बॉन्ड के कारण रेजोनेंस है। यहां पर भी दो पाई बॉन्ड और यहां पर भी दो पाई बॉन्ड। डिफरेंस केवल इतना है कि ये वाला ओपन चेन है और ये साइक्लिक है। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ओपन चेन के कंपैरिजन में हाईली अनस्टेबल है, राइट, ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक ओपन चेन कंपैरिजन में हाईली स्टेबल, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो अब फिर अगला क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो ओपन चेन एनालॉग के कंपैरिजन में हाईली स्टेबल होंगे, कौन से अनस्टेबल हैं। कैसे पता करें कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। तो देखिए अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो ही वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, कभी भी कोई ओपन चेन कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है, ना ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, केवल साइक्लिक कंपाउंड ही एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो दोनों में सेम है। दूसरी कंडीशन, साइक्लिक होने बस से काम नहीं चलेगा, मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। इनफैक्ट एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर हमने ये तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब क्या है। देखो साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब ये है कि रिंग में इस तरह से रेजोनेंस हो कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, जैसे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कहीं पर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो। अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस कराएं तो पूरी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होता है साइक्लिक रेजोनेंस, जैसे पाई सिग्मा पाई, कहीं पर भी रिंग में कॉन्जुगेशन ब्रेक ना हो तो हम कहेंगे साइक्लिक रेजोनेंस है। रेजोनेंस होना एक अलग बात है, साइक्लिक रेजोनेंस होना एक अलग बात है। साइक्लिक रेजोनेंस में पूरी रिंग कंप्लीट होनी चाहिए, इस तरह से रेजोनेंस हो कि सारे इलेक्ट्रॉन घूम के फिर वहीं पहुंच जाएं, तो साइक्लिक रेजोनेंस। तो पहली दोनों कंडीशन सेम हो गई, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना। तीसरे देखिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में यहां से आएगा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड है तो एरोमेटिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इवन है तो फिर वो एंटी एरोमेटिक होगा। ऑड तो एरोमेटिक, इवन तो एंटी एरोमेटिक। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होने का मतलब क्या है। ऑड होने का मतलब है कि या तो वन इलेक्ट्रॉन पेयर हो, है ना। ऑड होने का मतलब ये है यहां पे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएं, या तो वन पेयर या थ्री पेयर, फाइव पेयर, सेवन पेयर एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन पेयर इवन होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएं, तो इवन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर या तो टू हो जाएं या फोर, सिक्स या एट, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएं एंड सो ऑन। अब देखो अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन पेयर टू हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखो वन इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है वन पेयर, पेयर मतलब दो होते हैं, तो एक पेयर मतलब टू इलेक्ट्रॉन, थ्री पेयर मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन, फाइव पेयर मतलब टेन इलेक्ट्रॉन, सेवन पेयर मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। तो टू हो जाए, सिक्स हो जाए, टेन हो जाए या 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए टोटल, तो हम कहेंगे एरोमेटिक है। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन फोर हो जाए, एट हो जाए, 12 हो जाए या 16 हो जाए,
तो फिर ये एंटी एरोमेटिक। 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये एरोमेटिक। 4 8 12 और 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये एंटी एरोमेटिक। अब एक क्वेश्चन और यहां पर रेज होता है कि सर हम कैसे पता करें यहां पे कि किसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, कैसे पता करें किसी में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। हर एक डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड होगा। एक पाई बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। डबल बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे। अगर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज है तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे। पाई बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज को। लोन पेयर अगर है, ठीक है, अगर कहीं पर लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह लेते हैं। अगर कोई ऐसा एटम है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, कोई ऐसा एटम जिसमें डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, तो उसके पाई बॉन्ड को लेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास दो लोन पेयर हैं तो फिर एक लोन पेयर को काउंट करेंगे और एक लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट नहीं करते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होना चाहिए डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। किसी एटम में लोन पेयर भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, पाई बॉन्ड भी आ जाए तो लोन पेयर को काउंट करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड काउंट करेंगे। और दो लोन पेयर आ जाए तो एक को काउंट करेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए, कुछ कंपाउंड होंगे जो एरोमेटिक होंगे। आप कहेंगे कौन से कंपाउंड? जिनमें साइक्लिक रेजोनेंस हो और इलेक्ट्रॉन पेयर इवन हो। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होंगे, एरोमेटिक, इवन होंगे, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ऑड वाले एरोमेटिक, इवन वाले एंटी एरोमेटिक। अब कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं। नॉन एरोमेटिक कौन से? जो ना तो एरोमेटिक हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक हैं, वो नॉन एरोमेटिक हैं। अब देखो नॉन एरोमेटिक कंडीशन क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर या तो इवन होंगे या ऑड होंगे भाई, या तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या 2 होंगे। 1 होंगे तो एरोमेटिक, 2 होंगे तो एंटी एरोमेटिक, 3 होंगे तो फिर एरोमेटिक, 4 होंगे तो एंटी एरोमेटिक। तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो इवन और ऑड में ही होंगे ना। मतलब इस कंडीशन से तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो फिर एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे? जिनमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा। क्योंकि अगर साइक्लिक रेजोनेंस हुआ तो फिर या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक रेजोनेंस के साथ ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर तो एरोमेटिक, इवन तो एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हुआ जिसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस अगर है तो पक्का है फिर कि या तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अगर किसी मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो फिर वो पक्का है कि नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, जो ना एरोमेटिक क्या थे? जो हाईली स्टेबल थे। एंटी एरोमेटिक क्या है? हाईली अनस्टेबल। एरोमेटिक जैसे नॉन एरोमेटिक जैसे होने चाहिए थे वैसे ही है, ना तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ी है और ना ही घटी है। और इसीलिए स्टेबिलिटी के सीक्वेंस में अगर नंबर 1 पर एरोमेटिक आते हैं तो आखिरी में कौन आएगा? आखिरी में आएगा एंटी एरोमेटिक, स्टेबिलिटी में एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक। और जो एंटी एरोमेटिक हैं ये स्टेबिलिटी में सबसे कम आएंगे। सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट स्टेबल होंगे। ठीक है, चलिए कुछ मॉलिक्यूल हैं ये, है ना, इनमें हमें ये देखना है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है। हमारा फोकस अभी सिर्फ एक बात का है कि ये पता कर पाना कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, एक एक आप देखते जाइए। फर्स्ट मॉलिक्यूल, क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का? बेंजीन। अब आप बताइए ये कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं? साइक्लिक है या नहीं है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब बताइए इसमें कहीं पर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक हुआ है या नहीं? रेजोनेंस है या नहीं? क्या कॉन्जुगेशन कहीं ब्रेक हुआ है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, हर पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा है और उसके बाद एक और पाई है। ऑल द एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। हर पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद और एक पाई।
तो इस मॉलिक्यूल में कहीं पर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल साइक्लिक है, मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस भी है, और इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये मॉलिक्यूल है नेप्थलीन। अब देखिए नेप्थलीन मॉलिक्यूल ये साइक्लिक है, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी है, कहीं पर कॉन्जुगेशन भी ब्रेक नहीं हो रहा है। कैसे, देखिए कोई भी ऐसा पाई बॉन्ड नहीं है जिसके बाद सिग्मा ना हो, और कोई ऐसा सिग्मा नहीं है जिसके बाद पाई ना हो। जैसे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो कहीं पर भी हम चले जाएं, ठीक है, देखो ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इसके बाद ये पाई है, ये सिग्मा है तो ये पाई है, ये पाई है तो ये सिग्मा ये पाई, कोई भी ऐसा पाई बॉन्ड नहीं जिसके बाद सिग्मा ना हो, तो इसमें कॉन्जुगेशन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर देखो हमने ढूंढ लिया है कि इसमें कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है। कैसे बोल रहे हैं सर, ये देखो पाई, ये इधर कि कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है सर, ये देखो पाई सिग्मा फिर ये एक और सिग्मा, लो ब्रेक हो गया। नहीं, ये पाई फिर सिग्मा फिर एक और सिग्मा, दो सिग्मा ऐसे मिल गए जहां कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है। तो आप क्या गलती कर रहे हैं, मैंने कहा था पाई के बाद सिग्मा, इधर नहीं मिल रहा है, इधर तो पाई मिल रहा है ना, किसी भी डायरेक्शन में जाने के बाद पाई सिग्मा पाई मिलना चाहिए। तो ये यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखें तो 3 + 2 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ऑड, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये एरोमेटिक होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3 to 4 to 5 इलेक्ट्रॉन पेयर नेप्थलीन, ये मॉलिक्यूल है एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन मॉलिक्यूल में अगर देखें तो इसमें साइक्लिक है, कहीं पर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा है, हर पाई के बाद सिग्मा है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 to 5 to 7 ऑड है, तो ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक है। नेप्थलीन एंथ्रासीन, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये है फेनेंथ्रीन। अब आप कहेंगे सर इनके नेम याद रखने हैं क्या? यस, जिनके नेम लिखवा रहा हूं उनके याद रखने हैं। फेनेंथ्रीन, यहां पर भी साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड है, ये भी एरोमेटिक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है? ये पैरिडीन। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इवन है या ऑड है? बताइए इलेक्ट्रॉन पेयर इवन या ऑड? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है या 4? 3 है या 4? अच्छा 3 या 4। तो मैंने बताया था कि अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, राइट। हमने कहा था कि अगर एक एटम पे पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ही हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं, एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखिए, ये है पायरॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो भी हम उसको मानेंगे कॉन्जुगेशन में है, यहां पर भी कहीं पर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, ऑड है, पायरॉल भी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट देखिए फ्यूरॉन है, ये मॉलिक्यूल है फ्यूरॉन। अब आप बताइए फ्यूरॉन एरोमेटिक है या नहीं है? इस बार कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3 है इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेंगे, या 4? तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही एटम पे 2 लोन पेयर हो तो एक को काउंट करेंगे और एक को काउंट नहीं करेंगे, और इसलिए ये एरोमेटिक है। लास्ट वाला 8th वाला मॉलिक्यूल ये थायोफिन है। जब सल्फर लगा है, देखो जब नाइट्रोजन लगा है तो पायरॉल, ऑक्सीजन लगा है तो फ्यूरॉन, सल्फर लगा है तो थायोफिन। यहां पर भी 2 लोन पेयर हैं, बट एक को ही काउंट करेंगे, तो ये वाला भी एरोमेटिक होगा, ये वाला भी एरोमेटिक है। चल सकते हैं आगे।
नेक्स्ट ये केटायन है साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। तो देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कहीं पर भी कॉन्जुगेशन इस बार भी ब्रेक नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है, 1 मतलब ऑड, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन एरोमेटिक होगा। यहाँ 5 बॉन्ड 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटायन। अब यहां पर देखिए साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन यहां भी कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन पेयर अगर देखें तो इवन है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हुआ है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर इवन है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कहीं पर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा है, ये भी एरोमेटिक होगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आता है। क्या नाम है इसका? ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो नहीं है लेकिन जो बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन है उनमें से एक है, क्योंकि इसके 7 एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और सारे के सारे कैसे होंगे? एरोमेटिक। पॉजिटिव चार्ज सभी एटम पे बारी बारी से जाएगा, दैट्स व्हाई ट्रोपाइलियम वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। 12th वाला देखिए, इसमें बताइए जरा, अब एक बार बताइएगा ये साइक्लिक है या नहीं है? चलिए ये बताइए 12th वाला साइक्लिक है या नहीं है? अगर साइक्लिक है तो बताइए, लिखिए यस। इसमें रेजोनेंस है या नहीं है? रेजोनेंस है या नहीं है? है। साइक्लिक है? नहीं, रेजोनेंस तो है बेटा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस तो है। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है? साइक्लिक है, रेजोनेंस है, क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है? नहीं। तो देखो दो अलग अलग चीजें हैं, रेजोनेंस होना और साइक्लिक रेजोनेंस होना का अलग बात है। यहाँ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस तो है लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। और साइक्लिक रेजोनेंस जब भी नहीं होता है तो फिर हम सीधे उसको लिखते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। आ रही है बात समझ में? पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा पाई साइक्लिक रेजोनेंस है। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर देखें तो 1 और 2 इवन है, और इवन इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। ये वाला देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा पाई, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड है, ये एरोमेटिक होगा। और ये पाई सिग्मा नेगेटिव, यहां पर भी कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, ये नॉन एरोमेटिक होगा। कि 9, 10, 11 और 12, 9, 10, 11 और 12 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 9, 10, 11, 12 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? यस 11, 11 मोस्ट स्टेबल। और क्या रीजन 11 के मोस्ट स्टेबल होने का? 11 मोस्ट स्टेबल रीजन क्या है? एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक तो 9 भी है, 9 और 11 दोनों एरोमेटिक हैं, बट फिर भी 11 क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसके 7 स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके केवल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो 7, 11 के बाद 9। अब 10 और 12 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 10 और 12 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 12 बिल्कुल सही, 12। और 10 जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा, और 10 के हाईली अनस्टेबल होने का रीजन ये है कि 10 के हाईली अनस्टेबल होने का रीजन ये है कि 10 एंटी एरोमेटिक है। अब 13, 14 और 15 में देखें तो ये एंटी एरोमेटिक है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें पाई सिग्मा नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। तो अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल बता दो जरा, 14, 13, 14 में सबसे ज्यादा स्टेबल
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, लिख के बताओ सभी लोग। 14। सबसे ज्यादा स्टेबल 14। देन 13 और 15 में ज्यादा स्टेबल कौन है? 15। और 13 तो हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है। चलिए, ये मॉलिक्यूल है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। बताइए साइक्लिक है या नहीं है, सभी लोग बताएं साइक्लिक है या नहीं है। इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं? कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है या नहीं? इसमें रेजोनेंस है या नहीं है? रेजोनेंस है या नहीं है? अच्छा, साइक्लिक है, रेजोनेंस है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये एरोमेटिक होगा नॉन या एंटी? कैसा होगा ये? एंटी एरोमेटिक, राइट? एंटी, यस। बट ये होता है नॉन एरोमेटिक। अब ये नॉन एरोमेटिक है। इससे बताने से पहले आप एक क्वेश्चन बताइए। आपको मैंने रेजोनेंस की कितनी कंडीशन लिखवाई थी? रेजोनेंस की कितनी कंडीशन लिखवाई थी मैंने? 2 कंडीशन लिखवाई थी रेजोनेंस की। क्या कंडीशन थी? मॉलिक्यूल साइक्लिक होना, रेजोनेंस की कंडीशन, एरोमेटिसिटी की नहीं। रेजोनेंस की 2 कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल क्या क्या थी। रेजोनेंस कंडीशन क्या थी? 2 जल्दी से बताओ जरा। एरोमेटिक की नहीं, रेजोनेंस की 2 कंडीशन, प्लेनर, बहुत बढ़िया, प्लेनर और कॉन्जुगेशन। अब इस मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम ये है कि इसमें कॉन्जुगेशन तो है बट ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं बल्कि नॉन प्लेनर है। और जब नॉन प्लेनर होगा तो कॉन्जुगेशन होते हुए भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए प्लेनरिटी भी चाहिए, कॉन्जुगेशन भी चाहिए। यहाँ कॉन्जुगेशन तो है बट ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूल कैसा है? ये मॉलिक्यूल टब शेप्ड है। ये मॉलिक्यूल ऐसा है, प्लेनर है नहीं। प्लेनर नहीं होने के कारण इसकी सभी ऑर्बिटल एक प्लेन में आएंगी ही नहीं। और जब तक सभी ऑर्बिटल एक प्लेन में नहीं आएंगी तो रेजोनेंस नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं रेजोनेंस के लिए 2 कंडीशन है, कॉन्जुगेशन और प्लेनरिटी। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये इस तरह से, ठीक है। ये टब शेप्ड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन ये है कि ये नॉन प्लेनर है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि नॉन प्लेनर है? और ये नॉन प्लेनर क्यों हुआ? बाकी मॉलिक्यूल तो ऐसे प्लेनर होते हैं। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर ये कंपाउंड प्लेनर होता, अगर ये प्लेनर होता, कॉन्जुगेशन है ही है, तो इसमें रेजोनेंस भी होता। और अगर प्लेनर होता, रेजोनेंस होता, इलेक्ट्रॉन पेयर इवन है, तो फिर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता। और एंटी एरोमेटिक होता तो अनस्टेबल होता। तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी गेन ना करे, स्टेबल होने के लिए ये प्लेन चेंज कर लेता है, प्लेनर से नॉन प्लेनर हो जाता है। और जब ये नॉन प्लेनर होगा तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। और जब साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे तो कोई भी मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होना ही नहीं चाहिए, सब मॉलिक्यूल अपना प्लेन चेंज करके नॉन प्लेनर हो जाएं और एंटी एरोमेटिक होने से बच जाएं। यस, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। कभी भी कोई लार्जर रिंग वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता ही नहीं है, बल्कि वो अपना प्लेन चेंज करके एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक होते हैं। केवल स्मॉलर रिंग, जहां पे प्लेनरिटी को डिस्टॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है, जहां पे वो अपनी प्लेनरिटी लूज नहीं कर पाते, केवल वही कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ये तो एरोमेटिक होते हैं या नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए प्लेनर से नॉन प्लेनर हो गया है। अब एक एग्जांपल और देखिए। बताइए मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है? मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं?
नोट कर लेना, बताओ साइक्लिक है या नहीं है? इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है? कॉन्जुगेशन है। अच्छा साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, तो आप कह सकते हैं क्या कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या प्लेनरिटी चेक करनी पड़ेगी? क्या आप सिर्फ कॉन्जुगेशन देख के कह सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस है, या अदर वी हैव टू चेक प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल? यस, प्लेनरिटी चेक करना पड़ेगा। यहां पे ये ऐसा एग्जांपल है, दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल जहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कारण रिपल्सन हो जाता है। बाकी हमने कहा था पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एग्जांपल नहीं है ऐसा जहां पे हाइड्रोजन जैसे स्मॉल एटम के कारण भी रिपल्सन हो जाए। यहां पे क्या है, जगह है एक एटम की, यहां पे एक एटम एकोमोडेट हो सकता है, लेकिन आने हैं दो हाइड्रोजन। तो जब जगह थी एक की और आ गए दोनों हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसा समझ लो कि जगह इतनी सी थी एक हाइड्रोजन की, है ना, लेकिन आ गए दो हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये रिंग हाइड्रोजन को दूर करने के लिए रिंग इस तरह से नॉन प्लेनर, पहले ऐसी थी, अब ये नॉन प्लेनर हो गई। तो जब रिंग नॉन प्लेनर हो गई, तो जैसे ही रिंग नॉन प्लेनर हुई, तो कॉन्जुगेशन होने के बाद भी रेजोनेंस नहीं होगा। जैसी रिंग नॉन प्लेनर हुई, कॉन्जुगेशन होने के बाद भी रेजोनेंस नहीं, और जैसे ही हमें पता चला कि इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अब तो भैया मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक ही होगा। ठीक है। अगर हम किसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन प्रॉब्लम कर रहा था, अगर इस हाइड्रोजन को ही निकाल दें, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, प्रॉब्लम यहां कौन क्रिएट कर रहा है, हाइड्रोजन। मैं एक काम करता हूं, इस हाइड्रोजन को हटा के यहां पे CS2 जोड़ देता हूं, तो अब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ध्यान दीजिए, अब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया कि बेंजीन, ये पूरी जो 10 कार्बन की रिंग है, ये पूरी रिंग तो इसी प्लेन में, और CS2 इस प्लेन से बाहर है। रिंग तो इसी प्लेन में है, और CS2 कहां गया, रिंग से बाहर आ गया। तो अब बची हुई रिंग जो है वो प्लेनर होगी, और अब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये CS2 ये बाहर आ गया, दोनों हाइड्रोजन को हटा के CS2 लगा दिया, पूरी रिंग प्लेन में और CS2 प्लेन से बाहर है, तो अब ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए 16, 17 और 18 लिख लीजिए, टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एरोमेटिसिटी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने 15 एग्जाम्पल जो शुरू के लिए हैं, ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल हैं, जिनमें जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हो रहा था 15 तक। 16, 17 और 18 में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल लेंगे। हाँ बेटा, क्या हुआ, 18 में दोनों हाइड्रोजन को हटा के CS2 लगा दिया, और CS2 रिंग से बाहर आ रहा है। यहां पे क्या किया, ये दोनों हाइड्रोजन हटाए, रिंग को ऐसे ही रहने दिया, CS2 ऐसा समझो, बेंजीन रिंग इस प्लेन में है, एक CS2 इस तरह से बाहर निकला है, इस तरह से। पहले या तो देखो दो चीजें हैं, या तो रिंग बाहर चली जाएगी ऐसे, और नहीं तो हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल के यहाँ पे CS2 लगा दें, तो पूरी रिंग एक प्लेन में रही आएगी, CS2 बाहर है। और अगर CS2 प्लेन से बाहर है, रिंग एक प्लेन में है, तो रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस होता रहेगा। हाइड्रोजन को हटा के CS2 बाहर निकाल दिया है, मतलब समझो पूरी रिंग बोर्ड पे है, और जो CS2 है बोर्ड से सामने निकलकर आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा है ये।